हेलो बच्चों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से होंगे, बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई जो है खूब अच्छे से चल रही होगी। ठीक है। आज जो है हम आपके सामने जो जीव विज्ञान है आपका कक्षा 10 का, उसका जो है जो तीसरा लेसन है, जीव जनन कैसे करते हैं, जीव विज्ञान का। पूरे बुक का तो 8वां लेसन है, लेकिन जो जीव विज्ञान है उससे संबंधित कौन सा लेसन है आपका? तीसरा लेसन है। सॉरी, तबीयत थोड़ी बहुत खराब है, सर्दी जुकाम सब हो गया है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो किसी तरीके से मैनेज कीजिए, कैसे भी करके जो है आप लोगों के सामने उपस्थित हुए हैं। तो जो ये आपका लेसन है जीव जनन कैसे करते हैं, इसके बारे में हमको पढ़ना। ठीक है, तो आप लोग फटाफट से आ जाइए और जो है इसको हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। ठीक है। देखो, जो लेसन का नाम है आपका वो है जीव जनन कैसे करते हैं ये। ठीक है, जीव जनन कैसे करते हैं। ठीक। 1 मिनट, थोड़ा सा समय दे दीजिए, थोड़ा सा कुछ। जीव जनन कैसे करते हैं जो है आपका लेसन का नाम है। ठीक है, तो जो हम जिस वातावरण में रहते हैं उसमें पेड़ पौधे, ठीक है, और भी जो है ये सब जो आते हैं, ये सब जो है जनन कैसे करते हैं उसी के बारे में हमको जानना है। ठीक है, जैसे पेड़ पौधों में जो है जनन की प्रक्रिया होती है, जंतुओं में जनन की प्रक्रिया होती है। अच्छा, जीव जनन जो करते हैं उसको हम क्या कह सकते हैं, क्या जानते हैं उसके बारे में? जनन, जनन क्या है, इसको हम कितने प्रकार से जान सकते हैं? जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सजीव अपने जैसे नए जीव उत्पन्न करते हैं या पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। ठीक है, जितने भी जो सजीव होते हैं, ठीक है, यानी कि जितने सजीव होते हैं, ठीक, सजीव, वो क्या करते हैं कि अपने जैसा, अपने जैसा, ठीक है, एक जो है, एक दो कुछ भी हो, एक नई जो है सजीव को या जीव को उत्पन्न करते हैं, अपने जैसा एक नए जीव, नए नए जीव को, जो नए जीव को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, उत्पन्न करते हैं। तो ये प्रक्रिया जो होती है, ये जो प्रक्रिया होती है इसके दौरान, ठीक है, नए जीव को उत्पन्न करने की, वो क्या कहलाती है? जनन कहलाती है। क्या कहलाती है? जनन कहलाती है। इस चीज को आप लोग जो है ध्यान रखिए। उसके बाद में है इसमें कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले गुणसूत्रों के डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल के अणुओं में आनुवांशिक गुण होते हैं। जो कोशिका में, कोशिका के केंद्र में जो डीएनए पाया जाता है, वो अणुओं के आनुवांशिक गुणों को क्या करता है? दर्शाता है। ठीक है। फिर है जो डीएनए है, ये डीएनए यानी डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये प्रतिकृति बनाता है तथा नई कोशिकाएं बनाता है। इससे कोशिकाओं में विभिन्नता उत्पन्न होती है। ये नई कोशिकाएं एक समान हैं परंतु समरूप नहीं है। ठीक है, ये एक समान तो हैं लेकिन इनमें समरूपता नहीं है। ठीक है, इस चीज को थोड़ा आप लोग
ध्यान में रखिएगा। फिर इसमें जो विभिन्नता होती है उसका क्या महत्व है, तो पहला है लंबे समय तक प्रजाति यानी स्पीशीज की उत्तर जीविता बनाए रखने में उपयोगी है। दूसरा जैव विकास का आधार। अब जो प्रजनन होता है ये दो प्रकार से होता है। प्रजनन कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। पहला तो होता है लैंगिक जनन। लैंगिक, पहला कौन सा होता है, लैंगिक जनन या लैंगिक प्रजनन। और दूसरा होता है अलैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन या अलैंगिक जनन, जो भी आप लोग कहें, ठीक है। जो प्रजनन है वो दो प्रकार से होता है। दोनों प्रकार जो है इसमें बताया गया है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, ठीक है। अब जो लैंगिक जनन है वो अलैंगिक जनन, उसमें क्या होता है, इसमें एकल जीव नए जीव उत्पन्न करते हैं, युग्मक का इसमें निर्माण नहीं होता, नया जीव पैतृक जीव के समान समरूप होता है, ठीक है। जो नया जीव उत्पन्न होता है वो बिल्कुल अपने पिता के जैसा समान उसी रूप में उत्पन्न होता है। सतत गुणन के लिए एक बहुत ही उपयोगी माध्यम, ये जो सतत उपयोग होता है उसके लिए बहुत ही उपयोगी माध्यम होता है। यह निम्न वर्ग के जीवों में अधिक पाया जाता है। जो निम्न वर्ग के जीव होते हैं उनमें ये अधिक मात्रा में पाया जाता है। फिर आता है लैंगिक जनन या लैंगिक प्रजनन, ठीक है। ये दो एकल जीव अर्थात एक नर एक मादा मिलकर नए जीव का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं और नर युग्म व मादा युग्म बनाते हैं, ठीक है। ये जो है आपका क्या कहलाता है, लैंगिक जनन कहलाता है। उसके बाद में जो है, उसके बाद में फिर आता है अगला पॉइंट कि नया जीव आनुवांशिक रूप से पैतृक जीवों के समान होता है, परंतु जो है जो नया जीव होता है वो आनुवांशिक रूप से पैतृक जीवों के समान होता है परंतु समरूप नहीं होता, प्रजाति में विभिन्नताएं उत्पन्न करने में सहायक होता है, उच्च वर्ग के जीवों में ये सब पाया जाता है, ठीक है। ये किसमें पाया जाता है, उच्च वर्ग के जीवों में पाया जाता है, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि जो अलैंगिक जनन है, अलैंगिक अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, ठीक है। इसमें यानी कि फीमेल और मेल की आवश्यकता नहीं होती, इसमें दो विपरीत लिंगियों की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन जो लैंगिक जनन है, लैंगिक वाले में हमको जो है मेल अथवा फीमेल की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। यानी इसमें विपरीत लिंगी की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। फिर है अलैंगिक प्रजनन की विधियां, कौन कौन सी इसमें विधियां आती हैं। एक आता है विखंडन। इस प्रक्रम में एक कोशिका दो या दो से अधिक कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। फिर आता है द्विविखंडन, जीव दो कोशिकाओं में विभाजित होता है, जैसे उदाहरण के लिए अमीबा। फिर आता है बहुविखंडन, जीव बहुत सारी कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है, उदाहरण के लिए जो है प्लेज्मोडियम, ठीक है। तो एक विखंडन हो गया, विखंडन के अंतर्गत आता है द्विविखंडन, बहुविखंडन। फिर दूसरा आता है खंडन। इस प्रजनन विधि में सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय जीव विकसित होकर छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाते हैं। ये टुकड़े वृद्धि कर नए जीव में विकसित हो जाते हैं, जैसे स्पाइरो गायरा, ठीक है। ये क्या करते हैं कि इस प्रजनन विधि में सरल संरचना वाले जो बहुकोशिकीय जो जीव हैं, इसको आप लोग पढ़े हैं, इसको जो है आप लोग पढ़े हैं कि जो जीवों को बांटा गया वो दो श्रेणी में बांटा गया, ठीक है। जो जीवों की श्रेणी बनाई गई वो दो श्रेणी बनाई गई। एक तो बनाया गया एक कोश की, एक कोश की, और दूसरा बहुकोश की, ठीक है।
अब एक कोशिकी में आ जाता है, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, ठीक है। वो कोशिकी में जितने जंतु हैं, गाय भैंस बकरी मनुष्य सब आ जाते हैं, ठीक। फिर जो इसकी तीसरी विधि है वो है पुनरुद्भवन यानी पुनर्जनन। इस प्रकरण में किसी कारणवश जब कोई जीव कुछ टुकड़ों में टूट जाता है, तब प्रत्येक टुकड़ा नए जीव में विकसित हो जाता है। इसको हम क्या कहते हैं? पुनरुद्भवन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में फिर अगला पॉइंट आता है, उदाहरण में जैसे दिया गया है, इसमें जो उदाहरण दिया गया है इसका पुनरुद्भवन का, वो दिया गया है प्लेनेरिया और हाइड्रा, ये दो जो हैं इसके उदाहरण है पुनरुद्भवन के। फिर आता है मुकुलन। इस प्रकरण में जीव के शरीर पर एक उभार उत्पन्न होता है, इससे मुकुल कहते हैं। ये मुकुल पहले नन्हे के पूर्ण जीव में विकसित हो जाता है तथा जनक से अलग हो जाता है। जैसे उदाहरण में हाइड्रा ईस्ट यानी कि खमीर, ईस्ट को दूसरे नाम से जाना जाता है खमीर से। फिर आता है बीजाणु समासंग द्वारा। कुछ जीवों के तंतुओं के सिरे पर बीजाणु हानि बनती है, जिसमें बीजाणु होते हैं। बीजाणु गोल संरचनाएं होती हैं जो एक मोटी भित्ति से रक्षित होती है। अनुकूल परिस्थिति मिलने पर बीजाणु वृद्धि करने लगते हैं, ठीक है। जब जो है अनुकूल परिस्थिति इनको मिलती है तो ये क्या करते हैं? उससे वृद्धि करने लगते हैं, ठीक है। फिर आता है अगला, इसमें एक आता है कायिक प्रवर्धन, ठीक है। कायिक प्रवर्धन जो है, कायिक प्रवर्धन जो है कुछ पौधों में नए पौधे का निर्माण उनके कायिक भाग जैसे जड़, तना, ठीक है, पत्तियां आदि से होता है, इसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। प्रकृति में जड़ द्वारा जैसे डहेलिया शकरकंदी, तने द्वारा आलू अदरक, पत्तियों द्वारा ब्रायोफिलम की पत्तियों की कोर पर कलिकाएं होती हैं जो विकसित होकर नए पौधे का निर्माण कर लेती है, ठीक है। ये जो कायिक प्रवर्धन है, इस विधि को अक्सर जो है अपने यहाँ बच्चे गांव में करते हैं, बच्चे बूढ़े सब करते हैं, ठीक है। आलू की बुआई की जाती है, शकरकंद की बुआई की जाती है, तो किसके द्वारा? जड़ के द्वारा। तने के द्वारा जो है आलू है और अदरक है, और जड़ के द्वारा क्या है? डहेलिया और शकरकंदी है। पत्तियों के द्वारा ब्रायोफिलम है, ठीक है। कृत्रिम विधि फिर आता है कृत्रिम विधि। कृत्रिम में आता है रोपण, आम को, कर्तन, गुलाब, लेयरिंग, चमेली। फिर आता है ऊतक प्रवर्धन, ठीक है। कृत्रिम विधियों में भी जो है ये 3-4 पौधों के नाम बताए गए हैं। फिर आता है ऊतक संवर्धन। इस विधि में शाखा के सिरे से कोशिकाएं लेकर उन्हें पोषक माध्यम में रखा जाता है। ये कोशिकाएं गुणन कर कोशिकाओं के गुच्छे, जिसे कैलस कहते हैं, में परिवर्तित हो जाती है। कैलस को हार्मोन माध्यम में रखा जाता है, जहां उसमें विभेदन होकर नए पौधे का निर्माण होता है, जिसे फिर मिट्टी में रोपित किए कर देते हैं। उदाहरण के लिए आर्किक सजावटी पौधे, ठीक है। जो सजावटी पौधे होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक। उसके बाद में फिर आता है कायिक संवर्धन के लाभ। जो कायिक संवर्धन होता है इसका जो है लाभ क्या होता है, ठीक है। जो कायिक संवर्धन होता है इसका लाभ क्या होता है? तो इसमें ये लाभ होता है कि बीज उत्पन्न न करने वाले पौधे जैसे केला, गुलाब आदि के नए पौधे बना सकते हैं। नए पौधे आनुवांशिक रूप से जनक के समान होते हैं। जो नए पौधे होते हैं वो बिल्कुल अपने जनक के समान उत्पन्न होते हैं, बिल्कुल उसी की तरह उत्पन्न होते हैं। फिर है बीज रहित फल उगाने की मदद मिलती है। पौधे उगाने का सस्ता और आसान तरीका है ये, ठीक है। हमें नए पौधे उत्पन्न करने के लिए, नए पौधे को तैयार करने का ये क्या है कि सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा, सबसे बेहतरीन तरीका है। फिर है लैंगिक प्रजनन। अब आ गया है आपका लैंगिक प्रजनन। अभी ये जो जितनी विधियां है, जितने प्रकरण पढ़ रहे थे, हम किसके बारे में पढ़ रहे थे? जो है लैंगिक प्रजनन के बारे में। फिर आता है लैंगिक प्रजनन नर व मादा युग्मक के मिलने से होता है। नर व मादा युग्मक के मिलने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं, निषेचन प्रक्रिया, ठीक है। संतति में विभिन्नता उत्पन्न होती है, जैसे उसके बारे में हमें पढ़ना है पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। जो पुष्पीय पौधे होते हैं उनमें लैंगिक प्रजनन होता है, तो उसके बारे में जो है हम जानेंगे, ठीक है।
अब जो पुष्पीय पौधा होता है उसमें एक यानी फूल का पौधा का जो जनन अंग है, एक फूल के मुख्य भाग होते हैं बाह्य दल, पंखुड़ी, स्त्री केसर, पुंकेसर। ये उसके जो है 4 सबसे मुख्य अंग होते हैं। कौन कौन से? बाह्य दल होते हैं, बाह्य दल, उसके बाद में दूसरा आता है पंखुड़ी, ठीक है, तीसरा आता है स्त्री केसर, स्त्री केसर, और उसके बाद में चौथा आता है पुंकेसर, ठीक है। इस प्रकार से जो है इसके 4 मुख्य भाग होते हैं जो उसके निषेचन प्रक्रिया में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। आपके सामने जो है देख लीजिए एक पुष्प बना हुआ है। अब इसमें जो फूल के प्रकार हैं, इस फूल के प्रकार में जो है देखो, एक होता है उभयलिंगी पुष्प, स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों उपस्थित होते हैं। उदाहरण के लिए सरसों और गुड़हल। सरसों और जो गुड़हल का पौधा होता है ये उभयलिंगी होता है, ठीक है। एक होता है एक लिंगी पुष्प, इसमें स्त्री और पुंकेसर में कोई एक ही जननांग उपस्थित होगा, जैसे पपीता या तरबूज, ठीक है। जैसे पपीता और तरबूज है, अगर इसमें जो है मेल निकल गया तो उसमें फल नहीं आएगा, और तरबूज है अगर वो मेल हो गया तो उसमें फल नहीं आएगा, फूल ये सब आता नहीं। पुष्प की संरचना जो है ये आपके सामने दी गई है, ठीक है। ये जो पीले पीले जो है डंडे जैसे बना हुआ है ये देख लीजिए, इसको हम क्या कहते हैं, ठीक है, इसको हम कहते हैं परागकोश तंत्र, यानी कि ये क्या है, पुंकेसर। ये जो रंगीन वाला पार्ट बना हुआ है ये कहलाती है पंखुड़ी। ये फूल के नीचे हरा हरा सा बना रहता है, पत्ती लगी रहती है हरी हरी, ठीक है। जस्ट फूल के नीचे देखिए लगभग फूलों में तो नीचे हरा सा पार्ट बना रहता है, उसको हम क्या कहते हैं, बाह्य दल। फूल को पूरी पंखुड़ी आदि चीजों को तोड़ के आप हटा देंगे तो उसके बीच में ये बीजांड जैसा संरचना होता है, ठीक है। ये जो इसके ऊपर ऐसे गोल गोल सा बना रहता है ये सब क्या कहलाता है, वर्तिकाग्र, ठीक है। और ये जो नली है, नली के जैसा बना होता है वर्तिका, अंडाशय या स्त्री केसर कहलाता है, ठीक है, जिसको योज भी कहा जाता है, ठीक। फिर आता है बीज का निर्माण। परागकोश में उत्पन्न परागकोश परागकण हवा, पानी या जंतु द्वारा उसी फूल के वर्तिकाग्र या स्वपरागण या दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर परागण जो है स्थानांतरित होता है। जो परागण होता है, ठीक है, ये भी जान लीजिए, परागण जो होता है ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है स्वपरागण, स्वपरागण, और दूसरा होता है परपरागण। पर परागण, स्वपरागण और परपरागण, यानी जो स्वयं से स्वयं में कर ले वो क्या कहलाएगा, स्वपरागण, और जो दूसरे से करता है उसको हम क्या कहते हैं, परपरागण कहते हैं। परागण से एक नलिका विकसित होती है जो वर्तिका से होते हुए बीजांड तक पहुंचती है, जिसको हम क्या कहते हैं, योज कहते हैं। अंडाशय के अंदर नर व मादा युग्मक का निषेचन होता है तथा युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज में विभाजन होकर भ्रूण का निर्माण होता है। बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होकर बीज में बदल जाता है, फिर है अंडाशय फल में बदल जाता है तथा फूल के अन्य भाग में जड़ जाती है, ठीक है। इस प्रकार से जो है ये फूलों की जो है प्रक्रिया शुरू होती है पुष्पों में। उसके बाद में फिर आता है ये संरचना दी गई है पुष्प के अंदर के पार्ट का, यानी वर्तिकाग्र पर परागकणों का अंकुरण। ये परागकण है, ये वर्तिकाग्र है, ये जो नली जैसा बना हुआ है नर युग्मक है, ये पराग नली है, ठीक है, ये अंडाशय है, ये मादा युग्म है, यानी ये सारी संरचना अलग अलग सब में ये दी गई है, ठीक है। और इसको पूरा क्या कहा जाता है, वर्तिकाग्र पर परागकणों का अंकुरण, यानी ये जो पार्ट है वो सारे पुष्प में दिखाई पड़ते हैं। आप ऐसे सामने ये जो डिनोटेड यानी लिखित चित्र दिया गया है उसको सामने रख लीजिए और एक पुष्प को लेकर
और उसको तोड़िए। जो जो पार्ट कह रहा है उस पार्ट को आप देख देख के निकालिए। सारे पार्ट आपको एक पोस्ट में दिखाई पड़ेंगे, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि कैसे है। फिर आता है मानव में जनन प्रजनन। तो मानव में लैंगिक जनन होता है। लैंगिक परिपक्वता जीवन का वह काल जब नर में शुक्राणु तथा मादा में अंड कोशिका का निर्माण शुरू होता है। किशोरावस्था की इस अवधि को हम क्या कहते हैं? यौना आरंभ या यौना अवस्था। नहीं, जब मेल में जो है क्या होता है, शुक्राणु तथा फीमेल में क्या होता है? अंडा। जब ये जो है निकलना शुरू होता है तो उस अवस्था को हम क्या कहते हैं? यौना अवस्था कहते हैं, किशोरावस्था कहते हैं। यौना आरंभ का जो परिवर्तन होता है, ठीक है, ये किशोरों में एक परिवर्तन लड़कों में लड़कियों में सब में होता है। ठीक है, लड़कियों में जो है वो रजोधर्म की क्रिया होती है और भी कुछ शारीरिक जो बनावट होता है, परिवर्तन होता है, ये सारी परिवर्तन इसमें लिखे गए हैं। फिर लड़कों में चेहरे पे दाढ़ी मूंछ निकलना, आवाज का फटना, ये परिवर्तन संकेत देते हैं कि लैंगिक परिपक्वता जो है अब हो रही है, यानी उसमें किशोरावस्था आ रहा है। ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज और होता है कि त्वचा उस टाइम पे तेलीय होती है, चिकनी, और चेहरे पर मुहासे निकलना, चीज ये सब जो है शुरू हो जाता है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि किशोरावस्था जो है धीरे धीरे आने लगा। ठीक है। उसके बाद में फिर आता है नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र में आता है वृषण। वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में उपस्थित होते हैं। वृषण कोश तापमान तुलनात्मक रूप से कम होता है जो शुक्राणु बनने के लिए आवश्यक होता है। नर युग्मक शुक्राणु यहाँ पर बनते हैं। वृषण ग्रंथि टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन उत्पन्न करती है। टेस्टोस्टेरॉन के कार्य होते हैं शुक्राणु उत्पादन का नियंत्रण। लड़कों में यौनावस्था परिवर्तन हो जाता है इस तरह से। ठीक है। फिर आता है शुक्रवाहिनी। ये शुक्राणुओं को वृषण से शिश्न तक पहुंचाती है। फिर आता है मूत्र मार्ग। ये मूत्र मार्ग और वीर्य दोनों के बाहर जाने का मार्ग होता है। बाहरी आवरण के साथ इसे शिश्न कहते हैं। फिर आता है संबंधित ग्रंथियां। शुक्राशय ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि अपने स्राव शुक्रवाहिनी में डालते हैं। शुक्राणु तरल माध्यम में आ जाते हैं। ये माध्यम उन्हें पोषण प्रदान करता है, उनके स्थानांतरण में सहायता करता है। शुक्राणु तथा ग्रंथियों का स्राव मिलकर बीज का निर्माण करते हैं। ठीक है ना। ये उसकी संरचना दी गई है। मूत्र नलिका है, मूत्राशय है, शुक्राशय है, प्रोटिस्ट ग्रंथि है, शुक्रवाहिनी है, मूत्र मार्ग है, वृषण कोश है, वृषण है, शिश्न है। ठीक है। मानव का जो है क्या है? मेल का जनन तंत्र है। उसके बाद में आता है मादा जनन तंत्र। इसमें आता है अंडाशय। मादा युग्मक अथवा अंड कोशिका का निर्माण अंडाशय में होता है। लड़की के जन्म के समय ही अंडाशय में हजारों अपरिपक्व अंडे होते हैं। यौना आरंभ पर इनमें से कुछ अंड परिपक्व होने लगते हैं और वो जो है बाहर आने लगते हैं। उसके बाद में जो है दो में से एक अंडाशय द्वारा हर महीने एक परिपक्व अंड उत्पन्न किया जाता है। ठीक है। ये प्रक्रिया जो है हर महीने चलती रहती है। अंडाशय एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी उत्पन्न करता है। दोनों प्रक्रिया जो है अंडाशय क्या करता है? उत्पन्न करता है। फिर वो आता है जो है अंड वाहिका, फेलोपियन ट्यूब, यानी अर्थात अंडाशय द्वारा उत्पन्न अंड कोशिका को गर्भाशय तक स्थानांतरण करती है। ठीक है। अंड कोशिका व शुक्राणु का निषेचन यहाँ पर होता रहता है। जो अंड कोशिका होती है वहां पर जो शुक्राणु होता है उसका क्या होता है? निषेचन प्रक्रिया होती रहती है। फिर आता है गर्भाशय। ये एक थैली नुमा संरचना है जहां पर शिशु का विकास होता है। गर्भाशय ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। ये उसकी संरचना दी गई है। ठीक है। यानी ये फीमेल की संरचना है। जब अंड कोशिका का निषेचन होता है तब निषेचित अंड युग्मनज कहलाता है, जो गर्भाशय में रोपित होता है। गर्भाशय में रोपण के पश्चात युग्मनज में विभाजन व विभेदन होता है तथा भ्रूण का निर्माण होता है। इसमें प्लेसेंटा, इसमें क्या आता है? प्लेसेंटा। ये एक विशिष्ट ऊतक है जिसकी तस्तरी नुमा संरचना गर्भाशय में धसी रहती है। इसका मुख्य कार्य क्या है? माँ के रक्त से ग्लूकोज, ऑक्सीजन आदि पोषण भ्रूण तक प्रदान करना।
भ्रूण द्वारा उत्पादित अपशिष्ट पदार्थों का निपटान करना। अंड के निषेचन से लेकर शिशु के जन्म तक के समय को गर्भकाल कहते हैं। इसकी अवधि लगभग 9 महीने होती है। यानी एक नए शिशु का जो निर्माण होता है, वो निर्माण से लेकर वो जन्म तक का जो समय लगता है वो 9 महीने का लगता है। यानी कि लमसम 270 दिन। जब अंड का निषेचन नहीं होता तो हर महीने गर्भाशय खुद को निषेचित अंड प्राप्त करने के लिए तैयार करता है और गर्भाशय की भित्ति मांसल एवं स्पॉन्जी हो जाती है। ये भ्रूण के विकास के लिए जरूरी होता है। ठीक है। उसके बाद में फिर आता है आपका फिर आता है यदि निषेचन नहीं होता तो इस भित्ति की आवश्यकता नहीं रहती, अतः ये परत धीरे धीरे टूटकर यौन मार्ग से रक्त एवं म्यूकस के रूप में बाहर निकलती। ये चक्र लगभग 1 महीने का समय लेता है तथा इसे ऋतुस्राव या रजोधर्म कहते हैं। जो है फीमेल में रजोधर्म की क्रिया होती है, वो यही प्रक्रिया होती है। ये लगभग 40 से 50 वर्ष की उम्र के बाद अंडाशय से अण्ड उत्पन्न होना बंद हो जाता है और फलस्वरूप रजोधर्म बंद हो जाता है। इसे रजो निवृत्ति कहा जाता है। यानी ये जो है 40 से 50 वर्षों तक होता है। उसके बाद में फिर ये प्रक्रिया धीरे धीरे क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। फिर आता है जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य का अर्थ है कि जनन से संबंधित सभी आयाम जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं व्यवहारिक रूप से स्वस्थ होना। ठीक है। रोगों का लैंगिक संचरण। कुछ रोग होते हैं जो लैंगिक जनन के द्वारा फैलते हैं। ठीक है, वो होते हैं। तो इसमें आता है जो है अनेक रोगों का लैंगिक संचरण भी हो सकता है, जैसे जीवाणु जनित या गोनेरिया, सिफिलिस, विषाणु जनित मस्सा या HIV एड्स का आप लोग नाम सुने हैं। ये रोग जो होता है, ये जो है अनैतिक रूप से जो किए गए यौन संबंध होते हैं उससे फैलता है। इसमें जो उपयोग के रूप में जो है हमें कुछ ऐसे जो है मतलब सुरक्षित जो है यंत्र होते हैं। ठीक है, साधन होते हैं जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं कि अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। गर्भरोधन में जो है गर्भधारण को रोकने के लिए गर्भरोधन कहलाता है। गर्भरोधन के प्रकार में यांत्रिक अवरोध, शुक्राणु को अंड कोशिका तक नहीं पहुंचने दिया जाता। उदाहरण जैसे शिशु को ढकने वाला। ठीक है, यौन में रखे जाने वाले सर्वाइकल कैप, रासायनिक तकनीकी, मादा में अंड को ना तो बनने देना और इसके लिए दवाई दी जाती है जो हार्मोन के संतुलन को क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है। ठीक है, इसके अन्य प्रभाव यानी विपरीत प्रभाव भी हो सकते हैं। जो अगर आप इन सब चीजों का उपयोग ज्यादा कर रहे हैं, कोई भी व्यक्ति कर रहा है, तो उसका प्रभाव भी पड़ता है। सॉरी। फिर आता है IUCD। ठीक है, यानी इंट्रा यूट्राइन, ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। इसको कहा जाता है लूप या कॉपर टी, को गर्भाशय में स्थापित किया जाता है। इससे गर्भधारण नहीं होता है। एक लूप होता है जो उसमें लगा दिया जाता है, तो इससे क्या होता है, शुक्राणु अंदर प्रवेश नहीं कर पाता और इस प्रकार से गर्भ से धारण से बच जाता है। फिर आता है शल्य क्रिया तकनीकी। उसमें आता है नसबंदी, यानी पुरुषों में शुक्र वाहिकाओं को रोककर उसमें से शुक्राणुओं के स्थानांतरण को रोकना। ठीक है, इस प्रकार से जो है ये सब प्रक्रियाएं हैं। उसके बाद में फिर आता है जो है एक जो है ट्यूबेक्टोमी, यानी महिलाओं में अंड वाहिनियों को अवरुद्ध कर अंड के स्थानांतरण को रोकना। भ्रूण हत्या, मादा भ्रूण को गर्भाशय में ही मार देना भ्रूण हत्या कहलाता है। एक स्वस्थ समाज के लिए संतुलित लिंग अनुपात आवश्यक है। ये तभी संभव है जब लोगों में जागरूकता फैलाई जाएगी और भ्रूण हत्या तथा भ्रूण लिंग निर्धारण जैसी घटनाओं को रोका जाएगा। ठीक है, इसमें क्या है कि देखो आजकल जो कुछ समाज में कुरीतियां हैं, अभी भी हैं, जो सामाजिक कुरीतियां हैं, वो कुरीतियां ये हैं कि लोग जो है लड़के के चक्कर में, यानी सिर्फ लड़का ही चाहिए,
ठीक है। उसके चक्कर में लड़कियों को क्या कर देते हैं, गर्भ में ही मार दिया जाता है। ठीक है, ये चीजें गलत। अगर इन दोनों का यानी मेल का और फीमेल का, लड़का और लड़की का दोनों का जो अनुपात है वो होना बहुत जरूरी है, बराबर होना चाहिए। अभी मान लीजिए कि इसे आप 100 के एवरेज से निकालिए, सिर्फ 100 में। अब 100 लड़के हो जाए और लड़की हो जाए 70, तो कितना बचे, 30 लड़के बच गए। अब 30 लड़कों की जो है शादी ब्याह ये सब प्रक्रिया कैसे होगी, तो इसलिए जो है रेशियो हमेशा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इस दृष्टि से भी और इस दृष्टि से भी कि जो है जब रेशियो मेल फीमेल का बराबर रहेगा तो हमारे प्रकृति का, हमारे समाज का आज सब चीजों का जो है संतुलन भी बना रहेगा। ठीक है, तो आप लोग जो है, ये आपका जो तीसरा लेसन था, जीव जनन कैसे करते हैं, इसके जो कुछ शार्ट नोट थे तैयार किए गए थे, एनसीईआरटी से संबंधित थे। इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, हम आशा करते हैं कि आप लोगों की समझ में जो है आया होगा। ठीक, और आप लोग जो है अपनी परीक्षा में मेहनत करके पढ़ते रहिए। ऐसा ना रहे जो है कि पढ़ाई को थोड़ा सा ढील कर दीजिए, ढीला मत करो। ठीक है, पढ़ाई पर जोर दो अपने अपने। क्योंकि जो लोग बस सिर्फ मस्ती करते हैं, मस्ती में पढ़ाई करते हैं, वो गलत बात है। ठीक है, आप लोग पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, कितनी मेहनत से कितना आपके मम्मी पापा पैसा लगाते हैं। ठीक है, आपकी हर ख्वाहिशों को, हर ज़रूरतों को पूरा करते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो है आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से, मेहनत से, ईमानदारी से, मेन बात यह है कि आप ईमानदारी से पढ़िए, क्योंकि आपका दायित्व इस समय वही है। कोई जो है पिता किसी भी बच्चे का ये नहीं चाहेगा कि उसका लड़का जो है किसी के यहाँ जाके मजदूरी करे। ठीक है, और कोई जो है, सपने तो सब देखते हैं कि हम ऐसा बनेंगे वैसा बनेंगे, लेकिन सपने देख कर और इसमें ठंडी के महीने में रजाई के अंदर घुस जाना, ठीक है, ये गलत बात है। आज जो हम आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया चीज लेकर आए हैं थोड़ा सा। ठीक है, इसीलिए थोड़ा बोल दिए, उसके लिए सॉरी। नहीं तो उस गुस्से में आप लोग जो है क्लास को ही मत अटेंड कीजिए, क्लास देखिएगा, पूरा देखिएगा। लेकिन हाँ, एक बार है कि अपनी पढ़ाई का जितना खर्चा, आपको मेंटेनेंस देने का जितना खर्चा है उसको एक बार अपने पापा से पूछिएगा अकेले में बैठ के, कि आप मेरे लिए कितना मेहनत करते हैं, तो आपको बताएंगे। ठीक है, जब जो पिता होता है बहुत मेहनत करता है। ठीक है, क्योंकि जो है किसी ने लिखा भी है कि जो बिना आंसू बिना आवाज के रोता है वो पाप होता है। ठीक है, जो बिना आंसू बिना आवाज के रोता है वो बाप होता है। जो बच्चों की किस्मत के छेद अपनी बनियान में पहन लेता है वो बाप होता है। ये सच है कि माँ रखती है 9 महीने कोख में हमें, पर 9 महीने जो दिमाग में ढोता है वो बाप होता है। ठीक है, जब घर में सबके नए जूते आते हैं तो बाप के तलवे घिस जाते हैं। जब घर में सबके नए जूते आते हैं तो बाप के तलवे घिस जाते हैं। जो अपनी आंखों में दूसरों के सपने सजोता है वो बाप होता है। जो अपनी आंखों में दूसरों के सपने सजोता है वो बाप होता है। बाप निवाला होता है, बाप रखवाला होता है, बाप अपनी औलाद से हार के मुस्कुराने वाला होता है। बाप करता है, कहता नहीं। जब बात समझ में आए तो वो पास रहता नहीं। इसलिए जो है आप लोगों से कहना है कि अपने जो है पेरेंट्स की कदर करिए। वो आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, कहाँ से मेहनत करके पैसा लेकर आते हैं, आपको पढ़ाते हैं, आपके कपड़े ड्रेस शूज वगैरह, ठीक है, सारी मेंटेनेंस को देखते हैं, एक उम्मीद पर कि उनका बेटा या बेटी एक दिन पढ़कर कुछ अच्छा करेगा। ठीक है, तो उनकी जो है इस उम्मीद को आप लोग नकारिए मत, आप लोग मेहनत करके पढ़िए। आज के लिए इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।